हेलो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र की एपिसोड 35 में आप देखेंगे कि हमज़ा की माँ हमज़ा के कान भरने के लिए फिर उसके पास आ जाती है। वो हमज़ा को बहुत बातें सुनाती है कि तुम्हारी बदचलन बीवी का क्या हाल है। ये बातें सुनकर हमज़ा जो है वो आपे से बाहर हो जाता है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, अम्मी आप मेरी बीवी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम मत लगाएं। मैं ये बात माफ़ नहीं करूँगा, ना मैं इस बात को इग्नोर करूँगा। खाला जैसी लड़कियाँ बदचलन और बदकिरदार नहीं होती। बदकिरदार वो लड़कियाँ होती हैं जिनकी आंखों में हया नहीं होती। खाला तो बहुत डरी सहमी सी लड़की है। आपने उसके साथ बहुत जुल्म किया, चालें चली, उसके ऊपर जुल्म किया, लेकिन उसने आपकी किसी बात का उस तरह से जवाब नहीं दिया और अब आप उसके ऊपर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुझे अपनी खाला के ऊपर पूरा भरोसा है। उसकी माँ कहती है, न जाने उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है कि तुम तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो कहता है कि खाला जो है वो बिल्कुल मासूम है। खाला जैसी लड़कियां बदकिरदार नहीं होती, आप उस पर इल्ज़ाम मत लगाएं। हमज़ा की माँ और ज़्यादा चीख कर कहती है कि उसने अपने शोहर के साथ एक आशिक भी रखा हुआ है। ऐसी लड़कियों के लिए बदकिरदारी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, शोहर को चीट करने वाली लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, मेरी खाला ऐसी नहीं है। अगर मैं उसको कहूँ कि अपने किरदार की गवाही दो तो वह जलते हुए कोलों पर चलकर भी मुझे अपने किरदार की गवाही देगी, लेकिन मुझे उस पर बहुत एतबार है माँ। मैं उसको ऐसा करने के लिए हरगिज़ नहीं कहूँगा। हमज़ा कहता है, मैं एक मर्द हूँ माँ, मैं औरत के किरदार को जांचने की सलाहियत रखता हूँ। बदकिरदार औरतों पास से भी गुजर जाएं तो उनके किरदार का अंदाज़ा हो जाता है। खाला ऐसी नहीं है, मेरी खाला पाकीज़ा है, मासूम है। आप उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। मैं आपकी किसी बात का कोई एतबार नहीं करूँगा। मैं अपनी खाला के साथ 1 साल रहा हूँ माँ, अगर 1 साल में भी मैं उसके किरदार के बारे में नहीं जान पाया हूँ तो लानत है मुझ पर। मैं अब खाला के बारे में आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। ये बात सुनकर उसकी माँ चुप की चुप रह जाती है। उसके बाद हमज़ा खाला से मिलने चला जाता है। खाला हमज़ा को देखकर बहुत खुश होती है। खुशी से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हमज़ा उसको कहता है कि खाला तुम क्यों रो रही हो। तो खाला बहाना बनाती है कि मेरी आंख में कुछ गिर गया है। हमज़ा कहता है, दिखा मुझे तुम्हारी आंख में, देखता हूँ। खाला मुस्कुरा देती है। हमज़ा उसको कहता है कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो मुझे लफ्ज़ों में कैसे डिस्क्राइब करोगी। तो खाला कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो हमज़ा, तुम्हारे बारे में मैं और क्या कहूँ। तो हमज़ा कहता है, अगर तुम मुझे इतना अच्छा समझती हो और इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर क्यों घर नहीं चलती हो, मुझसे दूर क्यों रह रही हो। फिर हाला उससे कहती है कि हमज़ा तुम मुझे किन अल्फाज में डिस्क्राइब करोगे। फिर खुद ही उसे कह देती है, मैं तो झूठी और बदकिरदार हूँ, यही समझते होगे ना तुम मेरे बारे में। हमज़ा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। तुम बहुत मासूम हो, बहुत पकीज़ा हो, मुझे तुम्हारी तारीफ़ करने की अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। गर्ज उसकी बातों से हाला को बहुत ज़्यादा हौसला होता है। तो कुछ ही देर में हमज़ा और मरियम घर से बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान हाला से मिलने के लिए खुर्रम आ जाता है। खुर्रम हाला से कहता है कि हाला मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो भी कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं तहे दिल से उस पर शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर सकती हो? तो हाला सिर्फ़ उसकी तरफ देखती रह जाती है। फिर खुर्रम उससे मज़ीद कहता है कि मेरी माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा ख़फ़ा है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है। सबीन भी मुझसे नफ़रत करती है। वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो भी यही कहती है कि मुझे हाला से माफ़ी माँगनी चाहिए। हाला उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है और उसको कहती है, तुम्हारी माँ और सबीन दोनों कहती हैं तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? खुर्रम कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। खुदा का वास्ता तुम मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे सुकून आ जाए। माफ़ कर देने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। तो हाला कहती है, अब तुम्हें माफ़ी चाहिए इसलिए तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो। मगर खुर्रम उसके आगे हाथ जोड़ देता है, रोता है, उसको कहता है, मुझे माफ़ कर दो हाला। मैं आइंदा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। मैं सबीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर सबीन मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो मुझसे नफ़रत करती है। वो कहती है कि तुमने हाला की ज़िंदगी बर्बाद की है। तुम एक काबिल एतबार शख़्स नहीं हो। मैं कैसे उसको यकीन दिलाऊँ कि मैं अब वैसा नहीं हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं हाला से भी माफ़ी माँग लूँगा, लेकिन उसने मेरी बात का एतबार नहीं किया। हाला कहती है, ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ खुर्रम, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। खुर्रम कहता है, क्या सच? क्या वाक़ई तुम मुझे माफ़ कर दोगी? हाला कहती है, हाँ, मैंने अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी खुर्रम। तो खुर्रम उसको कहता है, प्लीज़ ये बात तुम सबीन को भी कह देना कि तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है। शायद तुम्हारे कहने के बाद सबीन को मेरी बात का यकीन आ जाए।
تو خالہ کہتی ہے ہاں ہاں، میں ضرور ضرور میں سبین سے بھی یہ بات کہہ دوں گی۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ حمزہ آ جاتا ہے۔ وہ اچانک سے دروازہ کھولتا ہے تو خالہ کے پاس خرم کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ سب منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، مگر وہ کچھ کہتا نہیں ہے، صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ضروری باتیں چل رہی ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ خالہ کہتی ہاں تم بالکل پوچھ سکتے ہو۔ ابھی خالہ اسے بتانے ہی والی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حمزہ ان سب باتوں کو اگنور کر کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ خرم کہتا ہے کہ اس نے ہماری بات نہیں سنی ہے۔ خالہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، اسے مجھ پر اعتبار ہے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ یہ کہہ کر خرم وہاں سے چل دیتا ہے اور وہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ خالہ جو ہے وہ سبین کو منا لے گی اور سبین اس کی ہو جائے گی اور سبین اس کا اعتبار کرنا شروع کر دے گی۔ دوسری طرف مریم خالہ سے کہتی ہے کہ یہاں پہ حمزہ نے جب تمہیں خرم کے ساتھ دیکھا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہے، اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر شک کرنا شروع کر دے۔ لیکن خالہ اسے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اب مجھ پر شک نہیں کرے گا، وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تو مریم خالہ کو کہتی ہے نہ جانے خالہ تم اتنی پرسکون کیسے ہو، مجھے تو حمزہ کا رویہ کچھ مشکوک سا لگ رہا ہے۔ مگر خالہ مسکرا دیتی ہے، وہ کہتی ہے تم اس بات کی فکر مت کرو، حمزہ پہلے جیسا نہیں ہے، حمزہ کو مجھ پر بہت زیادہ اعتبار ہے۔ حمزہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ حمزہ کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ خالہ کب گھر واپس آئے گی؟ تو حمزہ اس کو کہتا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی۔ حمزہ کا باپ کہتا ہے خالہ کا باپ تو بہت ہی خپتی ہو گیا ہے، بیٹیوں کو سسرال بھیجنے کی بجائے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ میری بھی کوئی بات نہیں سن رہا۔ حمزہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، وہ کچھ ہی دنوں میں واپس چلے جائیں گے، ان کے واپس جانے کے بعد خالہ اسی گھر میں واپس آئے گی۔ یہ ساری بات حمزہ کی ماں سن کے پھر تل ملا اٹھتی ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے تو اتنی سازشی کوششیں کی ہیں خالہ کو اس گھر سے نکالنے کے لیے، اور مگر نہ تو وہ خالہ کو حمزہ کے دل سے نکال پائی ہے اور نہ ہی وہ اس کو اس گھر سے نکال پا رہی ہے۔ بہرحال وہ بہت زیادہ غصے کا شکار ہوتی ہے اور وہ کچھ اور نیا پلان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ نئی سوچ اس کے دماغ میں جیسے ہی آتی ہے وہ اگلے ہی دن خالہ سے ملنے چل دیتی ہے۔ خالہ اندر ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے تو اپنی ساس کو سامنے پا کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی تائی جو کہ اس کی ساس بھی ہیں گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو خالہ پر طنز کے تیر برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اس کو کہتی ہیں کہ میں تو سمجھی تھی تم بدل گئی ہو، لیکن تم تو پہلے کی طرح ہی بھولی بھالی اور بے وقوف سی رہ گئی ہو، نہ جانے تم حمزہ کی باتوں میں کیوں آ رہی ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ وہ صرف بچے کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ والا رویہ رکھے ہوئے، ورنہ تم جیسی بد کردار لڑکی کو کون سا شوہر ہے جو معاف کرے گا اور قبول کر لے گا۔ خالہ اس کی باتیں سن کر پھر پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے خالہ کی تائی اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک اچھا اور بہترین مشورہ دینے آئی ہوں، تم اچھا ہو تو تم اپنے باپ کے ساتھ ہی یہاں سے واپس چلی جاؤ، ورنہ حمزہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کو تم سے لے لے گا اور تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا، پھر تم رلتی پھرو گی اور اپنے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ خالہ یہ ساری باتیں سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ پہلے ہی بیمار ہے، یہ ساری باتیں سن کو اس کو ڈپریشن کا دورہ پڑ جاتا ہے، مگر اس کی تائی امی اس کو یہی بات مسلسل کہتی چلی جاتی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں آج اچھا مشورہ دینے آئی ہوں، مگر تم تو بہت ہی ڈھیٹ ہو، کسی کی بات نہیں سنتی، جب تمہارا بچہ تم سے چھین لیا جائے گا نا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ ساری باتیں سن کے خالہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کے اس کا باپ اور اس کی بہن کمرے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں خالہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سامنے کھڑے ہوئے خالہ کی تائی کو دیکھ کے خالہ کا باپ پوچھتا ہے کہ کیا کہا ہے آپ نے خالہ سے، خالہ اس طرح کیوں تڑپ رہی ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں چیخ چلا رہی ہے؟ تو اس کی تائی کہتی ہے میں نے اسے کیا کہنا ہے، جو ہونے والا ہے کل میں اس کے بارے میں اس کو بتانے آئی تھی، میں تو اس کو آگاہ کرنے آئی ہوں، میں تو اس کی خیر خواہ ہوں۔ مگر اس کا باپ کہتا ہے چلی جائیے آپ یہاں سے، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ نے میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اس کی ساس وہاں سے چلی جاتی ہے، خالہ چیختی ہے چلاتی ہے، کہتی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ حمزہ مجھ سے میرا بچہ چھین لے گا اور مجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دے گا، نہ جانے یہ عورت میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، اس حالت میں بھی یہ مجھے اس طرح کی باتیں کرنے آئی ہے تاکہ میں پریشان رہوں، میں تکلیف میں رہوں، یہ مجھے اور حمزہ کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ غرض کہ وہ اپنی ساس کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، خالہ پہلے کی طرح ہی معصومیت کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ اپنی ساس کی ساری باتوں میں آ جاتی ہے۔ خالہ کا باپ خالہ کی اس حالت کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ حمزہ کو فون کرتا ہے، وہ حمزہ سے کہتا ہے کہ فوراً یہاں پہنچو۔ حمزہ کہتا ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ کچھ ہی دیر میں جب حمزہ وہاں پر پہنچتا ہے تو خالہ کا باپ کہتا ہے آخر تمہاری ماں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، وہ میری بیٹی کو جینے کیوں نہیں دینا چاہتی، تم لوگوں نے اب کیا اسکیم بنائی ہے، کیا سازش بنائی ہے میری بیٹی کے بارے میں، وہ میری بیٹی کو کہہ کر گئی ہے کہ بچہ ہوتے ہی تم اس سے بچہ چھین لو گے اور اس کو گھر سے نکال دو گے، اس حالت میں اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرنا کچھ مناسب ہے کیا؟
हमज़ा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ना मेरा कोई ऐसा प्लान है, मगर मेरी माँ यूँ ही बातें करके चली गई है, लेकिन आप मेरी माँ के बारे में इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल ना करें, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाला को बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि हमज़ा अभी भी अपनी माँ की असलियत को मुकम्मल तौर पर न जाने क्यों इग्नोर कर रहा है। दूसरी तरफ हमज़ा की जो बहन है वो चोरी-छुपे निकाह कर लेती है, वो अभी भी उस लड़के से मिलती है। हमज़ा की माँ को इस बात का इल्म नहीं है, वो हमज़ा की बहन के लिए, रूमी के लिए दूसरी जगह रिश्ता ढूँढती फिर रही हैं। वो जानती ही नहीं है कि रूमी चोरी-छुपे निकाह कर चुकी है। वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक बनी हुई हैं, वो जल्द से जल्द अपनी दोस्त के बेटे के साथ उसकी शादी करना चाहती हैं, उसको इस घर से निकाल देना चाहती हैं। ताकि बदनामी से वो बच सके। लेकिन वो अंदर से जानती ही नहीं है कि वो रूमी भी उन्हीं की बेटी है। वो उसने जो करना था वो कर चुकी है। वो उस लड़के की बातों में मुकम्मल आ गई है और उसने चोरी-छुपे उस लड़के के साथ निकाह कर लिया है। लेकिन रूमी की माँ को इस बात का इल्म नहीं है, लिहाज़ा वो अपने तौर पर रिश्ता ढूँढने और उसकी शादी करने के चक्करों में लगी हुई हैं। हाला का बाप हमज़ा से कहता है कि मेरी जो लीव है वो कैंसिल हो चुकी है, मुझे चंद दिनों में ही वापस जाना है। मैं हाला की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद हूँ, मैं हाला को कहाँ छोड़ के जाऊँगा? तो हमज़ा कहता है कहाँ छोड़ के जाऊँगा का क्या मतलब? हाला मेरे साथ घर जाएगी, वो मेरी बीवी है चाचू। आपने ये कैसे सोच लिया कि वो यहाँ पे तन्हा है? मैं उसे यहाँ तन्हा थोड़े ही रहने दूँगा, मैं उसे अपने घर लेकर जाऊँगा। मगर हाला का बाप कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ घर कैसे भेज दूँ? मुझे एतबार नहीं है तुम्हारी माँ पर, तुम्हारी माँ बहुत चालबाज़ औरत है, वो बहुत शफ़ाक औरत है, वो मेरी बेटी को इस हाल में भी नहीं जीने देगी। तो मगर हमज़ा कहता है कि चाचू आप मेरी माँ के लिए ये वाले अल्फ़ाज़ मत इस्तेमाल करें। हाला का बाप कहता है कि और कौन से अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ? उसने क्या-क्या ज़ुल्म नहीं किए मेरी बेटी के ऊपर हमज़ा, तुम उनको अच्छी तरह जानते हो। उसके बावजूद तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को उधर भेज दूँ, उनके पास भेज दूँ, ताकि वो अपने ज़ुल्म का शिकार बनाए रखें मेरी बेटी को। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पीछे से कहीं वो इसको घर से ही ना निकाल दें। मैं इस हालत में अपनी बेटी की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद हूँ हमज़ा। हमज़ा उसको कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हाला मेरी बीवी है, मुझे हाला पर मुकम्मल एतबार है। आप परेशान मत हों, हाला को आपको मेरे साथ ही भेजना होगा। मगर हाला का बाप जो है वो थोड़ा-सा परेशान है, वो हाला को उनके साथ भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि हाला की माँ की जो नीयत है, वो अभी भी नहीं बदली, वो बदनीयत औरत अभी भी हाला पर ज़ुल्म ही करेगी, वो दिल की बहुत सफ़ाक है, वो अपनी भाभी के बारे में मुकम्मल तौर पर ये बात जानता है, इसलिए वो अब हाला के बारे में अपनी भाभी और भाई और उनके घरवालों पर एतबार नहीं करना चाहता। हमज़ा उसे एतबार दिलाने की बहुत कोशिश करता है, वो कहता है चाचू आप बहुत बेमुरव्वती का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हाला का मुकम्मल तौर पर ख़याल रखूँगा। लेकिन हाला का बाप जो है वो हाला की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो नहीं चाहता कि हाला को इनके पास छोड़ सके, लेकिन वो हाला को अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। वो उस मरियम कहती है कि हम हाला को इस हालत में छोड़ के कैसे चले जाएँ बाबा, उसको हमारी ज़रूरत है। लेकिन उसका बाप कहता है कि हमारी मजबूरी है, बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ ऐसी हैं कि हम हाला को अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं हाला का क्या करूँ? मैं हाला को किसके पास छोड़ के जाऊँ? मैं उसके मामले में किस पर एतबार करूँ? हाला की कंडीशन भी ऐसी है कि उसके मामले में मैं उसकी ताई के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। वो बदनीयत औरत न जाने इस पर और कौन से ज़ुल्म ढाएगी। उस बदनीयत औरत ने मेरी बच्ची को इस मकाम पर पहुँचा दिया है, न जाने वो कहीं इसकी जान ही ना ले ले। मुझे उस घर में बेटे हुए से बहुत खौफ़ आता है। लेकिन हमज़ा कहता है कि चाचू आप कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हैं। जब मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, वो इसके शौहर का घर है, मैं इसकी हिफाज़त करूँगा, मैं इसका मुकम्मल ख़याल रखूँगा। आप हाला को मुझसे दूर मत कीजिए, हाला मेरी बीवी है, वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और अम्मी का रवैया भी इसके साथ बदल जाएगा, नहीं तो मैं इसका मुकम्मल ध्यान रखूँगा, वो इसके साथ कोई ज़ुल्म नहीं करेंगी। लेकिन हाला जो है वो भी वापस जाने से बहुत डर रही है, वो भी दोबारा अपनी ताई के ऊपर एतबार करना नहीं चाहती। वो जानती है कि ताई कभी भी उसका ख़याल नहीं रखेंगी। ताई को जैसे ही कोई ना कोई मौका मिलेगा वो उसके ऊपर कोई ना कोई ज़ुल्म ज़रूर करेंगी, उसके ख़िलाफ़ चालें चलती रहेंगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर उसका बाप और मरियम भी चले गए तो वो कहाँ रहेगी। इसी सिलसिले में वो लोग चाहते हैं कि हमज़ा इस बात का कोई अच्छा-सा हल निकाले और लेकिन हमज़ा हाला को अभी भी उसी घर में वापस लेके जाना चाहता है। न जाने क्यों वो अभी भी अपनी माँ के ऊपर एतबार कर बैठता है, जिस वजह से हाला बहुत ज़्यादा परेशान है। हाला हमज़ा को देखती ही रह जाती है कि इसकी माँ ने मेरे साथ क्या-क्या नहीं किया और ये अभी भी चाहता है कि मैं उसी घर में वापस जाऊँ। लेकिन हमज़ा फिर भी यही कहता है कि हाला मेरी बीवी है, हाला मेरे साथ ही मेरे घर में वापस जाएगी। मगर अभी तक हाला और उसका बाप दोनों मुकम्मल तौर पर राज़ी नहीं हुए हैं।
دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں حالہ گھر واپس چلی جاتی ہے تو اس کی تائی کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ وہ اسے قبول کرتی ہیں یا اس کے ساتھ ویسا ہی ظلم کا شکار رکھتی ہیں۔ لیکن حمزہ کے اوپر حالہ کا مکمل بھروسہ تو ہے کہ حمزہ اس کا بہت زیادہ ساتھ دے گا، حمزہ اس کا خیال رکھے گا۔ اور حمزہ نے بھی یہی کہا ہے کہ حالہ کے اوپر مجھے مکمل اعتبار ہے، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اسے اپنے گھر سے دور نہیں رکھنا چاہتا، میں اسے خود سے دور نہیں رکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ لیکن ابھی تک حالہ کے باپ نے اس کو وہاں پر بھیجنے کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بھابھی جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہی کرے گی، وہ اس کا خیال نہیں رکھے گی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی نئی مسئلے مسائل ہی کھڑے کرے گی۔ لیکن ابھی تک وہ اسی شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ وہ واپس جائیں یا کیا کریں۔ اور دوسری طرف حالہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے، وہ بھی بہت زیادہ رو رہی ہے۔ تائی کی باتوں نے اس کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔